हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर रुचिका गर्ग। आज मैं आपको पोस्टपार्टम हेमरेज यानी डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है उससे बचने के लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर या CHC पे, जहाँ पे सिर्फ स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट्स ही अवेलेबल हैं, वो किस तरीके से मदर की डेथ को प्रिवेंट कर सकते हैं के बारे में बताऊंगी। ये फॉक्सी के सौजन्य से डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा की प्रेसिडेंट हैं, उस रिलेशन में मैं बोल रही हूँ। तो जैसा कि हम सबको पता है कि पोस्टपार्टम हेमरेज जो होता है यानी डिलीवरी के तुरंत बाद जो ब्लीडिंग होती है वो 25% मैटरनल डेथ का कारण होता है। यानी मैटरनल डेथ जितनी होती हैं उसमें से 25% ब्लीडिंग की वजह से होती हैं। तो अगर वर्ल्ड वाइड ये आंकड़े निकाले जाएं तो हर साल वर्ल्ड में 1,25,000 महिलाओं की मृत्यु सिर्फ PPH से या पोस्टपार्टम हेमरेज से होती है। तो हमारे देश भारत में कई बार ये पॉसिबल नहीं होता कि डॉक्टर्स PHC या CHC पे अवेलेबल हो। तो उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन 10 यूनिट्स इंट्रामस्कुलर वुमेन को डिलीवरी के तुरंत बाद दे देना है। विदिन 1 मिनट ऑफ डिलीवरी ऑफ द बेबी ऑक्सीटोसिन का एम्प्यूल में 5 यूनिट्स आती हैं, तो 2 एम्प्यूल इंट्रामस्कुलर तुरंत दे देनी है। और कॉर्ड क्लैंपिंग तब करनी है जब कॉर्ड के पल्सेशन सीज हो जाएं या अराउंड 1 to 3 मिनट्स आफ्टर डिलीवरी। और कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन से प्लेसेंटा की डिलीवरी, यूट्रस में प्रेशर देके उसको धक्का नहीं देना है। कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन से एक हाथ सुप्राप्यूबिक रहेगा और कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन से प्लेसेंटा को निकालना है। और चौथी चीज़ है यूट्राइन मसाज। ये कंपोनेंट्स हैं एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ 3rd स्टेज ऑफ लेबर। इनसे 90% केसेस ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज प्रिवेंट किए जा सकते हैं। तो ये तो WHO की गाइडलाइंस है। लेकिन अगर ऑक्सीटोसिन अवेलेबल नहीं है तो मीज़ोप्रोस्ट भी दिया जा सकता है। ऑक्सीटोसिन को रेफ्रिजरेट करने की आइडियली ज़रूरत होती है, लेकिन मीज़ोप्रोस्ट रूम टेम्परेचर पे भी स्टेबल रहता है। तो 200 माइक्रोग्राम की मीज़ोप्रोस्ट की गोली आती है, तो 600 माइक्रोग्राम मीज़ोप्रोस्ट ओरली या सबलिंगुअली दिया जा सकता है, या इसको पर रेक्टली भी 800 माइक्रोग्राम या 4 गोलियाँ डिलीवरी के तुरंत बाद दी जा सकती हैं, अगर ब्लीडिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए भी, और अगर ब्लीडिंग हो रही है तो भी दे देनी चाहिए तुरंत ही। इसके अलावा मिथर्जिन जो इंजेक्शन है वो भी ब्लीडिंग को प्रोटेक्ट करता है, प्रिवेंट करता है। लेकिन मिथर्जिन हाइपरटेंसिव पेशेंट में जिसका ब्लड प्रेशर हाई है या जिसका कार्डियक प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, उसको नहीं देना चाहिए। इसलिए अगर हमारे पास अनइन्वेस्टिगेटेड पेशेंट आता है, हमें नहीं पता कि उसको कोई हार्ट प्रॉब्लम है या उसका ब्लड प्रेशर हाई है, तो ऐसे केसेस में मिथर्जिन नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है और पेशेंट को काफ़ी ब्लीडिंग हो रही है तो मिथर्जिन भी दिया जा सकता है। इसके अलावा कार्बोप्रोस्ट इंजेक्शन इंट्रामस्कुलरली दिया जा सकता है। और अगर तब भी ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं है तो ट्रेनिक्सेमिक एसिड भी ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए दिया जा सकता है। इसके साथ साथ ही हमें यूट्राइन मसाज करनी है। एक हाथ यूट्रस के अंदर और एक अब्डोमेन के ऊपर, तो बाई मैनुअल यूट्राइन मसाज करनी है। यूट्रस को कंप्रेस करके रखना है। और आयोटिक, एक्सटर्नल आयोटा के एरिया में भी फिस्ट से क्लोज हम दबा के रखेंगे, जिससे भी ब्लीडिंग कंट्रोल हो जा सकती है। और हमें वाइट बोर कैनोला लगा के तुरंत पेशेंट की ड्रिप स्टार्ट करनी है। एटलीस्ट रिंगर लैक्टेट और नॉर्मल सलाइन स्टार्ट करनी है, क्योंकि मरीज का जो फ्लूइड लॉस हो रहा है, जो ब्लड लॉस हो रहा है, उसको हम जब तक कि ब्लड अवेलेबल नहीं हो जाता है या पेशेंट टर्शरी सेंटर पे या हायर सेंटर पे नहीं पहुंच जाता है, जब तक उसका हम वॉल्यूम रिप्लेसमेंट कर देना चाहिए फ्लूइड देके। लेकिन फ्लूइड के भी कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस हैं कि एनीमिक, सीवियरली एनीमिक पेशेंट में फ्लूइड थोड़ा कम देना है, लेकिन जितना लॉस हुआ है उतना तो रिप्लेस करना ही है। उसके अलावा पेशेंट को हमें तुरंत ही ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। ट्रांसफ़र करने के समय एक स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट या कोई नर्सिंग स्टाफ को पेशेंट के साथ छोड़ें तो बहुत अच्छा रहेगा। वो अटेंडेंट पूरे टाइम पेशेंट का बाईमैनुअल यूट्राइन मसाज करता रहे। तो अगर यूट्राइन एटोनी या एटोनिक PPH है, यानी कि यूट्रस फिर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है, यूट्रस लूज़ पड़ा हुआ है, तो उसको बाईमैनुअल यूट्राइन मसाज पूरे रास्ते अगर होती रहेगी तो वो यूट्रस की टोन आ सकती है। इसके अलावा
आईवी फ्लूइड स्टार्ट करने के अलावा ऑक्सीटोसिन ड्रिप में भी स्टार्ट की जा सकती है। 1 लीटर आरएल की ड्रिप में 4 एम्प्यूल्स ऑक्सीटोसिन यानी 20 यूनिट्स ऑक्सीटोसिन स्टार्ट कर देने चाहिए। और पेशेंट की एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन का ध्यान रखना होगा। और तो ये तो जो बेसिक सेंटर है और ट्रांसफ़र करना है उस समय तक ध्यान रखना है। उसके बाद हायर सेंटर पर पेशेंट का और भी मैनेजमेंट हो सकता है, जैसे कि बलून टेम्पोनाड से ब्लीडिंग कंट्रोल की जा सके, या यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, या फिर भी कंट्रोल नहीं हो तो कुछ सर्जिकल मेथड्स हैं जैसे कि बीलिन सूचर्स या यूट्राइन आर्टरी लाइगेशन, और उसके बाद ओवेरियन आर्टरी लाइगेशन, और फिर इंटरनल आइलेक आर्टरी लाइगेशन। और सिजेरियन के समय भी इंट्रामस्कुलर ऑक्सीटोसिन 10 यूनिट्स इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ बेबी स्टार्ट कर देना चाहिए, आईएम लगा देना चाहिए, और ड्रिप में भी स्टार्ट कर देना चाहिए। उससे यूट्रस की जो टोन है वो वापस आ सकती है। तो इस तरीके से हम महिलाओं को डिलीवरी के दौरान होने वाली डेथ, मातृ मृत्यु दर को हम कम कर सकते हैं और अपने देश और महिलाओं की आयु को बढ़ा सकते हैं। सो ये वो तरीके हैं जिस तरीके पे बेसिक मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच जो हर स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट, हर नर्स, दाई, पैरामेडिकल स्टाफ को आना चाहिए। उसके बाद आप पेशेंट रेफ़र कर दीजिए। ओके, थैंक यू।